हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। आज हमारा सीरीज़ चल रही है पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप मिस मत कीजिए और ना ही वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे, ठीक है। रेगुलर देखेंगे, देखना है तो रेगुलर देखिए, अदरवाइज देखिए ही मत, राइट। क्योंकि जब तक आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे किसी चीज़ में, रेगुलरिटी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आप किसको, चैनल को दोष देंगे, अरे मैंने उस चैनल से स्टडी की है, मेरा नहीं हुआ है। ओके, इस मर्यादा को बनाए रखते हुए आप, अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, अदरवाइज नहीं देखिए। ओके, चलिए, बहुत ट्रिक के साथ हम छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि वैसे पॉलिटिकल में कोई ट्रिक्स नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं कि लर्न करनी होती हैं, जैसे कि डेट हो गई, किसी का नाम हो गया, कोई कोटेशंस हो गई, वो लर्न करनी होती हैं, राइट। बट जो थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस में हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ ट्रिक का फ़ायदा उठाते हुए आप चीज़ों को देखिए। हमारा ये 31 क्वेश्चन चल रहा है। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये धारणा किस पर आधारित है? आप सोच के बताइए। अब सोचिए, यदि हथियार नहीं होंगे, वेपन्स नहीं होंगे, यदि वेपन्स नहीं होंगे तो कोई भी वार है, तो कोई वार होगा ही नहीं, ये धारणा किस पर है? अगर सुरक्षा कर दी जाए तो क्या युद्ध नहीं होगा, वार नहीं होगा? या शक्ति का बैलेंस कर दिया जाए, या फिर राष्ट्रवाद हो, या निशस्त्रीकरण? बताइए क्या ऑप्शन होगा? देखिए, इसका ऑप्शन होगा निशस्त्रीकरण। अगर वेपन्स ही नहीं होंगे तो वार कैसे होगा? वार होगा ही नहीं। इसीलिए इसका ऑप्शंस डी, इट इज़ अ करेक्ट आंसर, कि निशस्त्रीकरण किसी भी एक ऐसी श्रेणी के हथियारों को एकदम समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जितने भी वेपन्स हैं सबको समाप्त कर दिया जाता है, जबकि वो शस्त्र नियंत्रण में हथियारों की मात्रा को केवल कमी की जाती है, ठीक है। जहाँ पर अगर शस्त्र नियंत्रण की बात आ गई है, देखो, निशस्त्रीकरण होता है कि आपने जितने भी वेपन्स हैं सबको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अगर शस्त्र नियंत्रण की बात आ जाए, शस्त्र नियंत्रण यानी कि उसको एक लिमिट में रखना, शस्त्र नियंत्रण की बात आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आप किस मतलब कि उसमें कमी कर दी जाए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए, शस्त्र नियंत्रण, मैं यहाँ शस्त्र का मतलब है कमी, शस्त्र नियंत्रण वेपन्स में कमी कर देना शस्त्र नियंत्रण है, और निशस्त्रीकरण का मतलब है बिल्कुल समाप्त कर देना। तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब निशस्त्रीकरण होगा, वेपन्स ही नहीं होगी तो युद्ध कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको अपने नोट्स साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और आप करते जाइए। आपको कुछ भी कहना चाहिए, सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपकी ये क्वेश्चन सीरीज़ जो चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज़ में हम आपका 2 से 3 मंथ्स में पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वेश्चन से ही आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? संयुक्त राष्ट्र तथा सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? आप समझते हैं संयुक्त राष्ट्र किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा, यानी कि सामूहिक एक समूह में जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसका प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ये चीज़ आपको याद करने वाली है। तो ये 1950 में इसका
यूज़ किया गया था? आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कब लागू हुआ? तो ये 1950 में हुआ है, 1950 में। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 1950 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है? यानी कि चीन भ्रमण किस वर्ष को किया गया है? देखिए, चीन भ्रमण आपने देखा होगा, ये अभी का रिसेंटली है कि चीन भ्रमण की बात की जा रही है, क्योंकि इसका ऑप्शन आंसर है सी, 2016 में, 15 में हमारे अभी ये सरकार चल रही है मोदी जी की, और 60 में चीन भ्रमण को भ्रमण वर्ष नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट मीन्स नॉमिनेट करना। ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं, आप याद कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं क्वेश्चंस, इसमें आंसर हमें क्लियर पता चल रहा है। 2018 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, 17 में नहीं हुआ, तो ये 16 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, करेक्ट आंसर इज 16। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नॉमिनेट किया गया? तो 2016 को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन यानी कि बैठक कहाँ पर आधारित हुई थी? 7th, आप ये चीज याद रखिए, 7th गुट निरपेक्ष कब हुआ था? 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन यानी कि बैठक कहाँ हुई थी? 7वां गुट बैठक कहाँ हुई थी? बीजिंग में हुई थी, माले में हुई थी, नई दिल्ली में, कोलंबा। तो ये नई दिल्ली में हुई थी, ये याद करने वाली चीज़ है। ओके, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। राइट, आसियान कब गठित हुआ था? आसियान कब गठित हुआ था? तो 1964, 1965, 66, 67। तो देखिए, आसियान कहते किसे हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आसियान कहते किसको है। आसियान कहते हैं कि अच्छा, मैं थोड़ा आपको फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नई दिल्ली वाला 7वां गुट निरपेक्ष के बारे में। देखिए, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 में हुआ था। कब हुआ था ये? ओके, 1983 में हुआ था। राइट, और ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। राइट, 1983 में हुआ था। याद रखना, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 में हुआ था, और अब तक केवल एक ही गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। ओनली, केवल वन ही अभी तक इंडिया में हुआ है। इसमें इस समय कितने 120 देश सदस्य गुट निरपेक्ष देशों में 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये 17 था, और 8वां कहाँ होगा? ये होगा शिखर सम्मेलन अजरबैजान में होगा। ये कब होगा? 25-26 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ। और ये कब हुआ था? 2019 में ये संपन्न हुआ था। ओके, ये चीज़ें कुछ हैं, आप इसको नोट्स बनाते चलिए। अब आते हैं आसियान। आसियान क्या होता है? अब ये सबसे पहले आप लिखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1965 में गठित हुआ था। 1965 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिए। 1965 में आसियान हुआ था। देखिए, आसियान में क्या होता है? 10 सदस्य देश यानी कि 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, ली थी। कौन कौन थे? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्पीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम व ब्रुनेई। भारत ने 2002 में आसियान के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की व्यवस्था की थी, और भारत और आसियान के बीच 2009 में मुफ्त यानी कि ओपन व्यापार समझौता संपन्न हुआ था। ये चीज़ आपको 2009
9 में ओपन यानी कि ओपन व्यापार ट्रेड्स की, खुले ट्रेड्स की बात समझौते पे संपन्न हुआ था 1965 में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देश में हथियारों की लक्षित नहीं करेगा? किस वर्ष बताइए? तो 19 ये देखिए 1997 में ऐसा हुआ था कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रूस नाटो के साझेदार देश के रूप में उसमें शामिल हो गया था। रूस ने क्या किया था, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के बाद समाप्त होने के बाद रूस नाटो के में एक भागीदार बन गया था, साझा उसने किया था और उसमें शामिल हो गया था। बट 2014 को नाटो देश के यूक्रेन की सदस्यता के कारण 2014 में नाटो के देशों ने यूक्रेन की सदस्यता के कारण रूस के साथ यह भागीदारी समाप्त कर दी थी, जिसके कारण अभी भी कुछ इनका चल रहा है, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? बंद प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, खुली प्रणाली और परिवर्तनीय प्रणाली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? आपने ये देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अनुकूल यानी कि उसके कूल होनी चाहिए। खुली प्रणाली ओपन एंडेड, ठीक है। परिवर्तनशील फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन इसमें निगेटिव आंसर मांगा है, तो आपको लग रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एक ये है बंद प्रणाली, ठीक, क्लोज एंडेड, इसको हम बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लोज एंडेड ये एक अच्छी प्रणाली नहीं कही जाती है, तो ये हमारी ट्रिक है सिंपल सी, राइट। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है बताइए? वाटसन 7S एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें जो प्रबंधन यानी कि नेतृत्व करता है, डायरेक्शन यानी कि लीडर के मध्य की एक व्याख्या की है। इसमें से क्या शामिल नहीं है? जब हम कोई संगठन ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या नहीं, रणनीति, संरचना, समर्थन, व्यवस्था। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थन। समर्थन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। रणनीति बनेगी, ठीक है, वो बाद में। संरचना, स्ट्रक्चर रेडी होगा, वो भी। व्यवस्था, पहले समर्थन मिलना चाहिए ना। कोई भी काम अगर करते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं या कोई संगठन का ढांचा रेडी करते हैं, पहले समर्थन तो होना चाहिए, कितने लोग रेडी हैं उसके लिए। तो इसका ऑप्शन समर्थन होगा, राइट। करेक्ट आंसर सी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को, इसका ये शायद कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक रही है, तो लागू यहाँ पर अधिनियम को, ये हम काट देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए अधिनियम को लागू किया है, ओके, लागू किया है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया है? महाराष्ट्र ने, उड़ीसा ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश में। अब आप ये देखिए इसमें क्या आप कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं? इसमें ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। इसमें क्या ट्रिक लगेगी? देखिए, महाराष्ट्र भी एक बड़ा स्टेट है, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा थोड़ा छोटा है, तो इसका आंसर हम यही लगाएंगे, ओके। बट ये एक
लॉजिकल हो गया सिर्फ देखने का हमें, क्योंकि इसमें बाकी तो सब बड़े बड़े हैं। और तो इसमें इसका जो सही करेक्ट इसको हम देखेंगे, सिर्फ छोटे से नहीं देखेंगे कि छोटा सा। भारत में राज्य स्तर पर सबसे पहले 1970 में, मीन्स 1970 में क्या हुआ था, उड़ीसा ने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। 1970 में लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले उड़ीसा ने ही पारित किया था। लेकिन लोकायुक्त पद पर पहली बार नियुक्ति किसने की थी, महाराष्ट्र में, जो कब हुई थी, 1971 में की गई थी। लोकायुक्त व लोकपाल की व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 टू 69 ने किया था। केंद्र स्तर पर लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। केंद्र स्तर पर आपसे अगर पूछ लिया जाए लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 2013 में, 13, ओके, आप समझ रहे हो, हैंड राइटिंग थोड़ा सा 13 में हुआ था, ये अभी रिसेंटली की ही बात है, ओके। नेक्स्ट अब आया देखो नौकरशाही के ऊपर क्वेश्चन। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन तो आप आंसर तो यही बन जाता है। नौकरशाही शब्द आपको आ सकता है कि नौकरशाही शब्द किससे लिया गया है। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है बताइए। मेज या लिखने की मेज, वित्त, निगम, उत्तरदायित्व, बताइए। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है। देखिए ब्यूरो फ्रांसीसी का, ब्यूरो क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ब्यूरो क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, मेज, लिखने की मेज, मेज या लिखने की मेज। वित्त नहीं होगा, निगम नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओके। करेक्ट आंसर मेज है, राइट। 41 नियुक्ति अधिकार स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। क्वेश्चन फिर से, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित, किस तरह से योग्यता को आप करेंगे। नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से, पूर्व अनुभव से, योग्यता का प्रमाण पत्र से, बताइए किससे होगा। फोर्टी वन का आंसर आप सोचिए थोड़ा। ये होगा नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली से। फर्स्ट इसका ऑप्शन नंबर, आप किसी की योग्यता, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता कैसे मेजर करेगा। अरे भाई नियुक्ति के लिए नियुक्ति तो करेगा पहले, तभी तो कैंडिडेट उसके पास जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे, तैयारी नहीं करोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे, तो आपकी कैसे आपकी क्वालिटी का पता लगाएंगे। परीक्षा प्रणाली ये भी ठीक है। पूर्व अनुभव के अभिलेख, पूर्व अनुभवों से कोई मतलब नहीं है। तो योग्यता का प्रमाण पत्र, पहले नियुक्ति होगी तभी तो बाद में ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, बताइए। पदोन्नति, पदावधि, परीक्षण और हस्तांतरण। भाई अगर आप कहीं कर्मचारी हैं, एक ट्रिक की बात है, अगर आप लॉजिक लगाइए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन के लिए, आप कोई काम करते हैं तो आपको क्या मिलती है, पदोन्नति मिलती है, यानी कि प्रमोशन होता है। आप अच्छा काम करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको प्रमोशन मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया। हाँ, इट इज़ अ गुड करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आपने सीटेट में भी पढ़ी थी, पढ़ी होगी, उसके सिलेबस में भी है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। कौन था ब्रेन स्टॉर्मिंग का, सम स्टूडेंट्स टेल मी। देखिए ये
एलेक्स एफ ऑर्स्टन थे। कौन से? एलेक्स एक्स ऑर्स्टन। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये याद करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एलेक्स एफ ऑसबर्न, ठीक है, एलेक्स एफ ऑसबर्न इसके विकास करने वाले वो रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए कितने चरण होने चाहिए? 2, 3, 5, 4 बताइए। 2, 3, ओके, 2, 3 एंड 4 कितने होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका है 2। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 2 की होती है। ओके, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता? रूसो, लॉस्की, स्पेयर या ग्रीन? बताइए कौन है ये? ये रूसो जी हैं हमारे। ये याद करने वाली बात है। किसने कहा कानून का पालन करना चाहिए जिन्हें हम स्वयं के लिए बनाते हैं? तो ये रूसो हैं। ओके, ये याद करने की चीज़ें। किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यदि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? बताइए, भगवद गीता, महाभारत, मनुस्मृति और ऋग्वेद? आपका आंसर कहाँ जाएगा? ये मनुस्मृति की बात करता है। मनुस्मृति में राजा के बारे में बताया गया कि मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। राजा क्या है? एक ईश्वर की पद्धति उसको दी गई है। ये किस में है? मनुस्मृति में। ओके, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता किसे कहेंगे? बताइए। सुपर एनएस, सोवियत, इंपीरियल और सोवियंस? बताइए, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो इसका संप्रभुता का मूल शब्द है क्या है? सुपर एन एस। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च शक्ति, इसलिए क्योंकि संप्रभुता का आशय ही सर्वोच्च शक्ति से होता है। तो सुपर एन एस इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको याद करना होगा तो आप देखेंगे संप्रभुता का मूल शब्द क्या है, तो सुपर एन एस आपको याद करना होगा। राइट। राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? बताइए, राज्य की एक सत्ता है जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की, किसके पास होगी? जन संप्रभुता के, विविधिक संप्रभुता, वास्तविक और राजनीतिक संप्रभुता? तो विधिक संप्रभुता के पास इसकी शक्ति होती है, जो विधि यानी कि कानून बनाती है। विधेयक कानून के पास शक्तियां होती हैं। राइट। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित व राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? पारस्परिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून, ऐतिहासिक कानून? ऐसे कानून बताइए वो क्या कहलाते हैं? ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है कि जो राज्य के द्वारा तो बनाए जाते हैं और राज्य के क्षेत्र की में रहने वाले जो राज्य के अधीन लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, जो उन पर डिपेंड है राज्य के ऊपर, उनको मान्य होते हैं, वो राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। ओके, वी कैन से राज्य के कानून भिन्न देशों के मध्य व्यवहार को नियमित करते हैं। राष्ट्रीय कानून की भांति अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है उसको। नेक्स्ट,
राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है, ध्यान से पढ़िए, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने की है बताइए? पॉल जेंट, लॉस्की, गॉर्नर, गिलक्रिस्ट। तो सिंपल से पॉल जेंट्स की डेफिनेशंस है, ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकती हूँ। आपको पता होना चाहिए राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के लिए सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो आपकी मैंने अभी तक जितने भी हैं इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।